स्टेबल भाई चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी है एक लड़के की दर्द भरी इमोशनल कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। घर घर में काम करने वाली नौकरानी की हैरान करने वाली कहानी। बहुत गर्मी में भी मेरी नौकरानी गर्म चादर ओढ़ कर आते थे और जब मेरे कमरे की सफाई करती तो अंदर से कुंडी लगा देती और काफ़ी देर बाद जब बाहर निकलते तो कहती थी, आपका कमरा बहुत गंदा था, जिसको साफ करते करते थक गई हूँ। मेरे पति से शिकायत कर देते। ऐसी गलती फिर हरगिज नहीं करना। इतने कम पैसों में कोई काम वाली फिर नहीं मिलेगी। मुझे कुछ शक हुआ कि एक दिन काम वाली को जल्दी छुट्टी देकर खुद उसकी चादर ओढ़कर कमरे की सफाई करने गई तो कुछ ही मिनट में जो मैंने वहाँ देखा तो मेरी जान निकलने को आ गई। मुझे अपनी काम वाली कुछ बदतमीज लग रही थी। दिल करता कि उसे काम से निकाल दूँ। मैं अपने पति के साथ बैठ चाय पी रही थी। जब मैंने उन्हें अपनी परेशानी की कुछ बात बताया तो वह एकदम चौंक गए और बोले, क्यों बैठे बिठाए तुम्हें इस गरीब औरत के साथ क्या परेशानी हो गया? एक तो मैं तुम्हारे इस आदत से बहुत तंग आ गया हूँ। तुम हर वक्त किसी न किसी के पीछे लगी रहती हो। तुमसे तो बात करना ही फिजूल है। इतना कहकर बेड से उठ गए और बाहर बरामदे में चले गए थे, जबकि मैं बेड पर ही बैठी हक्का बक्का रह गई थी। प्रीतम ने कभी मेरे साथ इस शब्द में बात ना किया था, तो वह नरम मिजाज इंसान थे। मेरे हर परेशानी को चुटकियों में हल किया दिया करते थे। मुझे उनसे उसकी हकीकत की उम्मीद नहीं थी। मेरा दिल किया कि मैं अभी अपनी नौकरानी प्रिया को फ़ोन करके कह दूं कि तुम कल से मेरे घर काम करने मत आना। अगर फिर प्रीतम को सोचकर मैंने अपने दिल से उस ख्याल को निकाल दिया था। मुझे डर था कहीं वह मुझसे नाराज़ ना हो जाए। मैंने फिलहाल उस बात को छोड़ दिया था। मैंने किचन में जाकर रात को खाने का इंतज़ाम करने लगी थी। खाना तैयार हुआ तो प्रीतम को बुलाने चली गई थी। मुझे लगता था कि जब अपने कहे पर शर्मिंदा का इजहार करेंगे, मगर उनका मिजाज तो जीभ का खामोशी से उठकर बाहर आए और कोई भी बात किए बगैर खाना खाकर उठकर कमरे में चले गए थे। जब मैं किचन समेट कर वापस आई तो प्रीतम जा चुके थे। मैं उस बात पर हैरान थी, आखिर उन्होंने इस जरा सी बात पर इस कदर नाराज़ होंगे। अगले रोज़ प्रिया तो सबसे पहले मेरे कमरे में चली गई और कुंडी लगाकर सफाई करने लगी थी। मैं बाहर खिड़की पर खड़े होकर देख रही थी। प्रिया पिछले 1 महीने पहले ही मेरे घर पर काम पर लगी थी। वह बहुत कम पैसों में आ गई तो अच्छी लड़की होगी, मगर मुझे यह कमरा बंद करने वाली बात पसंद नहीं आई थी। मैंने उसे 5 से 6 दिन बाहर भी मना किया था, मगर वह बोली, दीदी मैं सबके घरों में ऐसे ही काम करती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं चुप रह जाती थी। जब वह कमरे की सफाई करके बाहर आई तो बड़ी थकी सी लगी रहती। वह मुझे देखकर मुस्कुराहट बोली, दीदी हर रोज़ पूरा घंटा लगातार आपका कमरा साफ करती हूँ तो थक जाती हूँ। मैं मुस्कुराकर फिर से किचन में चली गई थी। मैं किचन में खड़ी होकर प्रिया की हरकतों पर ध्यान दे रही थी। वह थोड़े ही मिनट के आराम के बाद उठ गई थी। उसने बाहर हॉल की सफाई शुरू कर दी थी। इतनी देर में प्रीतम भी वहाँ पर आ गए। प्रीतम के आते ही प्रिया ने झाड़ू लगाना छोड़ दिया था और उसको देखने लगी थी। मैंने उस पर एक नज़र ही डाली थी, फिर वह अपने कमरे में चले गए थे। अब प्रिया जब प्यार की बिल्ली की तरह चल दी थी। उसने कमरे के अंदर जाने के लिए कदम उठाया था, मगर कुछ सोचकर पीछे हट गई थी और जल्दी आंगन की सफाई करके मुझे नमस्ते कहने आए थे। उन्होंने मेरा हाथ थामकर कही, अच्छा था। फिर बोले, महारानी जल्दी से खाना लगा दो, भूख लगी है। हम दोनों ने बड़ी खुशी होकर बैठकर खाना खाया था। मैं प्रीतम की तरफ तो सकून हो गई थी, मगर प्रिया की तरफ से दिल में गांठ बन गई थी। ना जाने वह किस इरादे से मेरे घर में प्रवेश करती थी। मैंने सोच लिया था कि प्रिया के बारे में कोई भी बात प्रीतम से नहीं करूँगी। मैं उसकी नीयत जानकर फिर कोई फैसला आगे लूँगी। प्रिया घर में प्रवेश हुई तो मैंने उसका पूरा जांच लिया था। उसने गर्म चादर ओढ़ रखी थी, जिसमें वह अच्छी तरह से छुपी हुई थी। बोली, प्रिया इतनी तो गर्मी भी नहीं है पड़ती, चादर ओढ़ कर छोड़ दो, क्यों नहीं है देती हो? अगर तुम्हारे पास कोई चादर नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी चादर दे दूँ।
उसकी आंखें एकदम से आंसुओं से भर गई। मैं बोली, दीदी यह चादर बड़ी कीमती है, यह किसी न किसी की मोहब्बत की निशानी है। उसको छोड़कर अगर मैं आपसे चादर ले लूँ, क्या मेरे वक्त आप जैसे हो जाएंगे? नहीं ना। तो फिर उस चादर की अदला बदली का क्या फायदा? मेरे अगले सवाल से बचने के लिए जल्दी से कमरे में जाने लगी तो मुझे लगा चादर के नीचे छुपी हुई इसके हाथ में कुछ पड़ा हुआ था। क्या था वह तो मैं नहीं देख पाई थी, मगर मुझे शक में जरूर डाल गई थी। प्रिया कमरे के अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर चुकी थी। मैं परेशानी के आलम में यहाँ वहाँ घूम रही थी। उसने इस काम से लौट आए थे। वह मुझे परेशान देखकर बोले, क्या हुआ सुमन? मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बोली, कुछ नहीं हुआ। इतनी देर में प्रिया कमरा खोलकर बाहर निकली तो हम दोनों को देखकर रह गए। फिर जल्दी से आंगन की सफाई करने लगी थी। मैंने इस कमरे में प्रवेश हुए तो मैं भी उनके पीछे ही कमरे में गई, मगर उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली थी। मैं बाहर खिड़की से देखते रह गई। लक्ष्मी अपना काम जल्दी जल्दी निपटाकर प्रीतम के बाहर निकलने से पहले ही जा चुकी थी। मेरे जहाँ मैं मटका हुआ था कि जब भी प्रिया कमरे की सफाई करके बाहर जाती, मेरे पति तो मैं कमरे में झांकता भी ना था। फिर प्रीतम घर आते ही कमरे में चले जाते हैं, मुंह हाथ धोकर बाहर निकल आते थे। मैं बहुत अफसोस किया कि मैंने इतनी बड़ी बात कैसे नज़रअंदाज कर दी। प्रीतम बाहर निकलते तो मैं खुद को नॉर्मल ही जाहिर किया था, मगर अंदर से मेरा दिल आंधी और तूफान की जिद में था। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया तो प्रीतम हल्की फुल्की बातें करते रहते थे, लेकिन मेरा दिल तो किसी चीज़ में भी नहीं लग रहा था। मुझे अपना घर उजड़ता हुआ नजर आ रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं उस परेशानी को तो हल करके ही रहूँगी। अब अगले शाम जब प्रिया काम पर आई तो मैं बोली कि तुम मेरे घर की सफाई का वक्त बदल लो। तुम 10 बजे से 1 बजे तक मेरे घर के काम करके चले जाओ। प्रिया मुस्कुराकर बोली, दीदी ऐसा मुमकिन नहीं है। इस टाइम तो मैं अलग आंटी के घर काम करती हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम वक्त बदलकर समय एडजस्ट करके काम पर आया करो। प्रिया मना करने वाली बोली, दीदी अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं कर देती। आप मेरी जगह किसी और को काम पर रखना चाहती हो तो रख लीजिए, आपको जैसे अच्छा लगे। मैं चुप हो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि प्रिया जैसी काम वाली को मैं चंद पैसों गलतफहमी की वजह से हाथ से जाने दूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मामले की अच्छी तरह से तहकीकात कर लूँगी। प्रिया मेरे कमरे में चली गई थी और अंदर से कुंडी लगाकर सफाई करने लगी थी। मैं भी बाहर में बैठी हुई इसके निकलने का इंतजार कर रही थी। इतनी देर में प्रीतम भी घर वापस आ चुके थे। आज उसने जैसे ही कमरे में जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे ही चली गई थी। पूरा कमरा खुशबू से महक रहा था। मैंने आंखों में हैरत भर प्रीतम की तरफ देखा तो बोले, आप इसमें एक दोस्त मेरे लिए घर से हवा बनाकर लाया था। मैंने उसे खुश करने के लिए अपने से स्प्रे कर दिया और खुद से किचन में चली गई। मैं किचन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई थी। मेरी आंखों से आंसू बारिश की तरह टपकने लगे थे। मैं जानती थी कि हवा प्रीतम के लिए प्रिया ही लाई थी, क्योंकि प्रीतम के हाथ तो खाली थे। प्रीतम ने मुझे झूठ बोला। क्यों? एक झूठ का मतलब मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी। एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान दूसरा झूठ बोल देता है, फिर इंसान सारी जिंदगी झूठ बोलते ही गुजर जाता है। प्रीतम की हवा बहुत पसंद था। इससे आज सिर्फ और सिर्फ मैं जानती थी कि यहाँ मेरे ससुराल वाले जानते थे। एक काम वाली के मेरे पति की पसंद नापसंद का हाल कैसे पता हो सकता है? मैंने देखा कि मेरी तरफ अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली थी। मुझे पता नहीं था कि उसके हालात कैसे रिएक्ट किया जाता है, इसीलिए मैंने मुस्कुराहट की सहारा लिया था। प्रीतम किचन में आए तो मुझे देखकर परेशान हो गए थे। वह बोले, क्या बात है, आज तुम मुझे बुझी बुझी सी क्यों लग रही हो? मैंने कहा कि सर में दर्द है, मगर मैं जानती थी उसे सब आपसे प्रीतम को तसल्ली नहीं हुई थी। हम दोनों ने खाना खाया तो वापस कमरे में चले गए थे, जबकि मैं खाना खाने किचन में खाना रखकर किचन में आ गई थी। आज दिल घबरा रहा था, आंसू खुद ब खुद गिरते जा रहे थे। मैंने नींद की दवाई खा लिया और जल्दी ही सो गई थी। सुबह प्रीतम मुझे पूछ कर गए थे कि अगर तबीयत अच्छी नहीं हुई तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगा। मैंने उन्हें तसल्ली दिखाई, मैं अब बहुत ठीक हूँ। उसने ऑफिस चले गए तो मैंने उन आंटी के घर चली गई जहाँ प्रिया हमारे घर के बाद काम करने जाती थी।
वहाँ उनका घर हमारे मोहल्ले के कुछ ही दूरी पर था। प्रिया उनके घर काम करने ही गई थी, इसीलिए मैंने उसकी जांच पड़ताल कर सकती थी। मैं उनके घर गई तो आंटी ने मेरी बहुत उल्टी सीधी बातें कही थी। इधर उधर की बातें करके मैं आंटी से बोली कि मुझे प्रिया पर बहुत तरस आता है और इतनी गर्मी में गर्म शॉल ओढ़ कर आई है। क्यों ना हम उसके लिए एक चादर का इंतजाम कर दे। आंटी मेरी तरफ से गुस्से की नज़रों से देखते हुए बोली कि प्रिया तो हमारे घर दुपट्टे में आई है, उसने तो सर्दियों में भी कभी गर्म शॉल नहीं ओढ़ी। कमरे की सफाई करते हुए ना जाने अंदर से कुंडी क्यों लगाती है। आंटी मेरी बात सुनकर बिल्कुल चौंक गई थी। फिर बोली, ठीक है, हमें नौकरानियों के साथ नमी बरतनी चाहिए, मगर हर चीज़ का एक असूल होता है कि एक हद होती है। मैं कभी इजाज़त नहीं दूंगी कि वह मेरे बेडरूम को अंदर से कुंडी लगाकर सफाई करे, बल्कि मैं तो इस नौकरानी को काम से ही निकाल दूंगी। मैं बोली, लेकिन मुझे तो प्रिया ने यही बताया था कि वह सबके घरों में ऐसे ही कुंडी लगाकर सफाई करती है। आंटी बड़ी जोर से हंस दी, बोली, आप तो बहुत बहुत मासूम हैं। मैं जानती थी कि उन्होंने बेवकूफ़ की जगह मासूम सबका इस्तेमाल किया था। मैं उठकर अपने घर पर आ गई थी। आंटी की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। शाम हुई तो प्रिया खुद को गर्म चादर में छुपाकर एक बार फिर से हमारे घर पर आ पहुंची थी। वे कमरे में चली गई थी। अभी वह कमरे से बाहर आई थी कि प्रीतम भी ऑफिस से लौट आए थे। मैं किचन की खिड़की के पास खड़ी होकर उन दोनों को देख रही थी जब प्रीतम गुस्से से गिराकर बोले, प्रिया, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम काम छोड़कर चले जाओ, मुझे सुकून से जीने दो, मेरा पीछा छोड़ दो। मैं रोने लगी थी। मैं बोली, उस भरी कायनात में मेरा सहारा सिर्फ आप ही हो। मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मुझे अपने नाम की थोड़ी सी छाया दे दे, नहीं तो मैं आपकी हकीकत अपनी आपकी पत्नी के सामने ले जाऊंगी। फिर आप क्या करेंगे। इतना कहकर प्रिया आंगन की सफाई के बिना ही मेरे घर से चली गई थी। मैं तो प्रिया के शब्द पर ही हैरान रह गई थी कि उसके पास प्रीतम का ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से वह उनको डरा धमका रही थी। फिर वह क्यों कह रही थी कि मुझे अपने नाम की थोड़ी सी छाया दे दीजिए। बातें किस अनहोनी का सहारा दे रही थी। मैंने प्रीतम को खाने पर बुलाया तो उन्होंने मुझे बुरी तरह से झड़प दिया था। वह बोले, कैसी औरत हो तुम जो घर का काम नहीं कर सकती हो। घर में हम दो ही लोग हैं, मगर तुम दो लोगों का काम भी नहीं कर पाती हो और नौकरानी को घर में लाती हो। इतना कहकर आंगन से चले गए थे। मैं कमरे में आई तो हलवे की खुशबू से मेरा बाल दिया था। आज शायद प्रीतम हवा छुपाना भूल गए थे। फिर उन्होंने उस चीज़ का तो जोर नहीं दिया था। मैंने कमरे की खिड़की से देखा तो प्रीतम बड़ी परेशानी की हालात में यहाँ फिर रहे थे। मैं तो खुद हैरान थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मैं कैसे सारी हकीकत सामने लाऊं। मुझे रह रह कर लक्ष्मी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं उस कदर हालात से मजबूर थी कि उससे कोई सवाल भी नहीं कर सकती थी। मैंने खुद से कहा था, इसीलिए मैंने प्रीतम की मम्मी को मदद करने के लिए ठान ली। दूर दराज के गांव में रहते थे, जबकि हम दोनों पति पत्नी प्रीतम की नौकरी की वजह से शहर में रहते थे। मैंने अपने सास को फ़ोन करके कहा था कि मेरा घर उजड़ने वाला है, आप आकर मेरे आशियाने को बिखरने से बचा लीजिए। मेरी सास बड़ी भोली भाली मासूम औरत है। वह अगले ही दिन अपने बेटे के साथ हमारे घर आ गई थी। प्रीतम अपनी मम्मी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वह बोले, मम्मी, शहर में रहने में बहुत महंगाई है, आप क्यों आ गई। यहाँ मैं पहले ही बड़ी मुश्किल से रहता हूँ, अब दो लोगों का और खाना बढ़ गया है तो मेरे पॉकेट पर असर पड़ेगा। मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने प्रीतम को खामोश रहने का इशारा दिया था तो बोले, तुम हम दोनों माँ बेटे के मामले से दूर रहो। मैं भी चुपचाप रह गई थी, जबकि मेरे देवर ने सामान उठाया और बोला, मम्मी चलो हम दोनों वापस गांव चलते हैं, हमें नहीं रहना महंगा शहर में। मेरे सास ने मेरी तरफ देखा तो मैंने हाथ जोड़कर अपने सास से रुकने को कही थी, जबकि मेरा देवर उससे गुस्सा हो चुका था कि मेरे हर बार कहने पर भी वहाँ ना रुकी थी। उल्टा प्रीतम मुझे ही डांटने लगे थे, तुम उसे जाने दो, मत रोको। देवर चला गया। मैंने अपनी सास को सारी बात बता दी थी। उसने बोले कि प्रीतम कुछ बदल गए हैं, इसीलिए मैंने आपको बड़ा मना कर बुलाया था कि आप हम दोनों की दूरियों सारी ख़त्म कर देंगी
शाम हुई तो मैं प्रिया के इंतज़ार करने लगी थी। मैं अपनी सास को प्रिया के बारे में पहले से ही सब कुछ बता चुकी थी। मैंने प्रीतम से बात की। मैं अब मेहमान के आ जाने से घर का काम बढ़ गया है, मगर प्रिया आज नहीं आई है। प्रीतम बड़े अलग अंदाज में बोले कि मैं उसे काम से निकाल चुका हूँ, आज के बाद वह काम करने नहीं आएगी। तुम जो मुख्तखोर के घर में दावत देकर बैठी हो, ना फिर यहाँ तो होना ही है ना। प्रीतम के जवाब पर दंग सी रह गई। उनकी शख्सियत तो इतनी उजली थी कि मुझे उनकी तरफ देखकर रोशनी मिलती थी। अब वह क्यों ऐसे हो गए हैं? मेरे सास प्रिया से मिलकर ही किसी नतीजा पर पहुंचाना चाहते थे। मैं सारी रात यहीं सोचती रह गई, आखिर क्या किया जाए। बस फिर जो मन में आया मैंने वही कर दिया। अगले दिन मैं आंटी के घर जाकर बैठ गई थी। वो अपने सही टाइम पर जब प्रिया वहाँ पहुँचे तो मुझे देखकर घबरा गई थी। मैं बोली, प्रिया, शुक्र है आज तुमने गर्म शॉल नहीं ली हुई है। देखो तो सूरज आज से बरस रहा है। फिर मैंने उससे काफ़ी माफ़ी की। प्रीतम ने तुमसे गलत कहा है कि हमें काम वाले की ज़रूरत नहीं है। अब तो घर आज तुम हमारे घर काम पर ज़रूर आना। प्रीतम भी अपने कहे शब्द पर माफ़ी कह रहे थे। मैंने नोटिस किया था कि एकदम से प्रिया की चेहरा खिलकर गुलाब हो गया था। शाम हुई तो प्रिया अपनी गर्म चादर ओढ़कर हमारे घर पहुंच गई। तो लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसने इनकार नहीं किया था। मुझे प्रिया की चाल देखकर बहुत गुस्सा आ गया था। बोली, आंटी के यहाँ तो तुम दुपट्टे में चले जाती हो, मगर हमारे घर आने के लिए तुम्हें गर्म शॉल ओढ़ने पड़ता है कि घर में मेहमान आए हुए हैं इसीलिए पर्दा किया हुआ है। मैं बोली, नहीं, उस पर अच्छी ज़रूर नहीं है, मेहमान सिर्फ एक ही है और वह भी मेरी पूरी सास है। प्रिया सर हिलाकर मेरे कमरे में चली गई थी। आज उसने मामूली से ज़्यादा देर लगा दी थी। मैंने अपनी सास को बाहर आंगन में बैठने को कहा था। बोली, अगर प्रीतम आएगा तो उन्हें कमरे में ना जाने दीजिएगा, उन्हें किसी न किसी तरह बातों में उलझा लीजिएगा। मेरी सास ने मेरी मदद करने में कोई कसर ना छोड़ी थी। मैं जल्दी से प्रीतम का 3 पीस सूट पहन लिया था। वह सूट मैंने प्रिया के आने से पहले ही कमरे में छुपा कर रख दिया था। मैं सूट पहनकर कमरे से बाहर खड़ी हो चुकी थी। मेरा रुख दूसरी तरफ था। उसने मुझे पहचान ना पाई थी। वह बोली तो उसके शब्द ने मुझे धोखा दे दिया था। वह बोली, प्रीतम, आपकी मम्मी आ गई है, अगर आप इजाज़त दे तो मैं उनसे मिलूं। इतनी देर में प्रीतम बोले, आंगन में प्रवेश हो गया। नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर जैसे ही मेरी सास की नज़र मुझ पर पड़ी वह रास्ते में रह गई थी। मेरी सास ने गुस्से से रुक गई। मैं बोली, प्रिया, आज तुम मुझे अपनी हकीकत बता ही दो। लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, दीदी, मैं एक बहुत ही अमीर और उनका घर आने से मेरे मम्मी का नाम का डंका बजना था, लेकिन मैं अपने आप की बिगड़ी संभाल ना पाई थी। हालांकि आपने मेरे लिए सब के सब किया था, जो हमारे ख़ानदान में किसी दूसरे पापा ने भी नहीं किया था। मेरे मम्मी मुझे शहर कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए भेजते थे। मुझे अपने ही पापा के ड्राइवर से मोहब्बत हो गई थी। वह तो हमारी बिरादरी का ही नहीं था और ना ही हमारे बराबर का, इसलिए मैं जानती थी कि शादी नामुमकिन है। एक दूसरे के बगैर रहने का तो सबूत नहीं किया था, इसीलिए मैंने इस आदमी से भागकर शादी कर ली थी। पापा की बद्दुआ मुझे लग गई थी तो मुझे भी खटक गई थी। मेरा पति एक नंबर का निकम्मा निकला था। वह कोई काम करता ही नहीं था। वह तो 3-4 दिन काम करने जाता, फिर सारा दिन घर पर बैठा रहता। पहले तो हमारा गुजारा भी हो रहा था, मगर अब औलाद हो गई तो फिर मुझे हिम्मत करनी पड़ती है। मुझे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए नौकरी करनी पड़ती थी। फिर जब मैं आपके घर आई तो प्रीतम को देखकर दंग रह गई थी, क्योंकि प्रीतम तो मेरा सगा भाई निकला। प्रीतम ने मुझसे कहा था कि मेरे बीवी को यह ना बताओ कि मैं प्रीतम की सगे बहन हूँ, लेकिन मैंने बहुत सालों बाद अपना सगा भाई देखा था। दुनिया बड़ी जालिम है। इस दुनिया में अपने खूनी रिश्ते शायद अपने मतलब से होते हैं। मैंने प्रीतम को मनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। मैं हर रोज़ गर्म शॉल इसलिए पहन कर आई थी कि वह मेरे सालगिरह पर मुझे मेरे भाई मनीष ने तोहफे में दी थी। मैं एक खास तरह का हवा भी बना कर लाती थी, क्योंकि प्रीतम मेरे हाथ से बना हुआ हलवा बड़े शौक से खाता था। अब मैं हर रोज़
आपके बेडरूम के अंदर से कुंडी लगाकर इसलिए साफ करते थे क्योंकि मैं हलवा कर खिड़की के ऊपर रख देते थे, पीछे रखते थे। हर रोज़ आपके कमरे में ही माफ़िया मांगा लिखती थी, मगर प्रीतम मुझे माफ़ करने के बजाय मुझे घर से भगाना चाहता था। इसीलिए मैंने उनको धमकाना शुरू कर दिया था। मैं उनसे कहती थी कि अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं दीदी को बता दूंगी कि मैं आपके सगे बहन हूँ। नहीं चाहते थे कि आपको यह बात पता चले और आप भाई तो छोड़कर चली जाए, इसीलिए सब कुछ कहना हरकतें मुझे अपने सारे दास्तान सुना रही थी। रोने लगी थी। वह कह रही थी कि कह जा रही थी कि पापा को दुख देकर मैं भी तो खुश नहीं रह पाई, ना मेरे पापा का नाम खराब हुआ, मुझे मेरे खूनी रिश्ते जुड़ गए। पति ने भी आंखें बंद कर ली थी और वह लड़की को जिसके आगे पीछे नौकर रहते थे, वह अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए खुद दूसरों के यहाँ झाड़ू बर्तन करती फिरती थी। मेरी सास ने अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त न कर पाई थी। वह फौरन प्रिया के गले लग चुकी थी। प्रीतम बोले, मम्मी जानता था आप अपनी बेटी से खफा नहीं रह पाएगी, इसलिए मैं आपके साथ बदतमीजी करता था ताकि आप यह घर छोड़कर चली जाए। और प्रीतम को ना देखने में आगे बढ़कर बोली, प्रीतम दिल कभी माँ का दिल कभी गलत फैसला नहीं करता। लक्ष्मी अपने हिस्से की सज़ा भुगत चुकी है, अब आप भी उसके सर पर हाथ रखकर उसे माफ़ कर दो। प्रीतम की भी आंखें भीग गई थी। उन्होंने भी प्रिया को माफ़ कर दिया था, जबकि मैं सोच कर रह गई थी कि हमारे मोहल्ले की कितनी ही लड़कियां प्यार मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ़ बनाए जाते हैं। कभी होठों पर लगाकर बेचा जाता है तो कभी सारी ज़िंदगी से चक्कर काट कर रह जाती है, अपने रिश्तों को याद करके आई रहती है। काश लड़कियां आपसे संभल जाए। जो लड़का घर से भागने की बात करता है, क्या हुआ कभी उसे औरत की हिफाजत कर पाएगा? कैसा लगा यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप भी चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।